Welcome back everyone. In this video we will read finite and non-finite, the two very important topics of English grammar. Like we know that verbs are of two kinds. हम सभी जानते हैं कि verb दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज finite and non-finite. बट उसके पहले हमें यह भी जानना होगा कि what is the function of subject in a sentence. What is the function of verb in a sentence? So verb tells us what a subject is, what a subject does and what is done by the subject. So verb हमें बताता है कि subject क्या है, कैसा है, subject क्या कर रहा है, क्या करता है और subject के साथ क्या किया जा रहा है. So these all three are the functions of a verb. और verb के types कितने हैं? दो types हैं. One which changes with the number and person of subject, and the other is that the verb which do not change, the verbs which do not change with the number and person of the subject. Like, let's see the definitions. The verb which is limited by the number and person of the subject is called a finite verb. वैसे verb जो कि subject के number और person के according change होते हैं, they are called finite verbs. They are called finite verbs. लेकिन यहाँ हम तीन verbs देख रहे हैं. ऊपर तीन examples दिए गए थे, like to read, reading and walking. ये जो verb forms हैं वो subject के number या person के change होने के बाद भी they do not change in a sentence, and so they are called non-finite verbs. क्योंकि इनका ना तो कोई tense होता है, इसीलिए they do not take a auxiliary form to form tenses. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो वर्ब से ही आए हैं एंड हैव सर्टेन फीचर्स ऑफ द वर्ब, बट दे हैव सब्जेक्ट एंड देयरफॉर आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन लाइक अ वर्ब दैट द सब्जेक्ट. मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं तो वर्ब्स ही, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट के चेंज के कारण इनमें कोई चेंज नहीं आता, सो समटाइम्स दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ हिडन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्बल्स. इन्हें हम वर्बल्स के नाम से भी जानते हैं. सो लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब but has no subject, and therefore it is not limited by the number and person of any noun or pronoun. इसलिए ये सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते. द नॉन फाइनाइट वर्ब टू रीड इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव. अब इसके तीन टाइप्स भी होते हैं. पहला है हमारा इन्फिनेटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जेरेंड. अब इन सभी के कई सब टाइप्स भी होते हैं दैट वी विल लुक इन द वीडियो फर्दर. सो पहले तो हम ये समझ लें कि देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं? तो तीन. इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड. ये तीन टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब के. Now talking about the first, it is infinitive. They are called two verbs. इन्हें two verbs कहा जाता है कि किसका स्ट्रक्चर ही होता है मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर जो है दैट इज टू प्लस वर्ब वन. वही लिखा है यहाँ पे. इट इज मोस्टली प्रिसीडेड बाय द प्रीपोजिशन टू. अब ये भी दो तरह के होते हैं. पहला इन्फिनेटिव आर ऑफ टू काइंड्स, सिंपल इन्फिनेटिव एंड क्वालिफाइंग और जेरेंडियल इन्फिनेटिव. ये दो टाइप्स के होते हैं. पहला तो सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा क्वालिफाइंग और जेरेंडियल इन्फिनेटिव. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू फाइंड अबाउट इट. फर्स्ट इज सिंपल इन्फिनेटिव. इसका यूज सेंटेंस में नाउन की तरह होता है. अब नाउन की तरह होने से हमारा क्या मतलब है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह सेंटेंस में आएगा, क्योंकि ये नाउन की जगह आ रहा है. सो दिस विल परफॉर्म ऑल दिस फोर फंक्शंस लाइक टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, आई वॉन्ट टू गो, अनुज वॉन्ट्स टू कलेक्ट एंड ही इज अबाउट टू लीव. नाउ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं? वी सिंपली रेज अ क्वेश्चन. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी रेज अ क्वेश्चन व्हाट. ठीक है, व्हाट वर्क इज डन. सो दैट विल डिफाइन the object. If we say who, this will come as a subject. So
what I was saying, that noun performs the act, the noun performs, or noun basically comes in the place of subject or object complement और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो नाउन के ये सारे फंक्शंस हैं, और इसी कारण से जो इन्फिनेटिव्स हैं उसके भी यही चारों फंक्शन होते हैं। दैट इज दे एक्ट एज सब्जेक्ट, दे एक्ट एज ऑब्जेक्ट, दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट, दैट इज दे एड सर्टन मीनिंग टू इट, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है। कभी कभी इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कभी कभी इन्फिनेटिव का यूज वर्ब के लिए भी होता, वर्ब के सब्जेक्ट के लिए भी होता है। द सेंटेंस लुक्स ऑकवर्ड, हालांकि सेंटेंस थोड़ा अजीब लगता है, देन वी यूज डमी सब्जेक्ट इट। जैसे टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, सो इट इज क्वाइट ऑकवर्ड टू रीड, सो वी राइट इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर। तो कभी कभी सेंटेंस में हम इस तरह से भी चेंजेस लाते हैं। नाउ सेकंड इज क्वालिफाइंग और जेरेंडियल इन्फिनेटिव। पहला यूज हमने देखा था इन्फिनेटिव का, दैट दे वर एक्टेड लाइक noun, that is subject or object in a sentence, but here they will be used to qualify a verb। अब यहाँ इनका यूज एडवर्ब की तरह हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह हो सकता है, या फिर नाउन की तरह भी हो सकता है। दे आर यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अ नाउन। लाइक they give the child an orange to eat, here it qualifies what, here it qualifies the orange. An orange for what, to eat. I want a pen to write with, so qualifies the noun pen. As an adverb भी use होता है, like we eat to live, we eat to live, so here to live is the infinitive. She was glad to hear, it is modifies the adjective glad, so it is also infinitive. This book is good to read. Now to read is what, infinitive. So what we see, that infinitives have a common structure of 2 plus v1, and so we have seen so far that infinitives have the structure of 2 plus v1. They act as subject, object in most of the cases. They act as subject and object in most of the cases, and they are often used to show what, they are used to show, they are used to show purpose. They are used to show purpose. Like to read, it shows what, it shows purpose. To read, to walk, to walk, to cry, to run, to read, to touch, to feel. These all are the words which denote the purpose, subject, object, or object complement or object of a preposition. Now let's read the second or another form of infinitive which is without to. It is also called bare infinitive. ठीक है, तो एक तो हमारा infinitive का type था infinitive with to, but this type is infinitive without to. अब कभी कभी इन verbs के बाद, जैसे do, did, will, shall, would, should, we use infinitive without to. Such infinitives are called bare infinitives. तो कोई पूछे कि what is bare infinitive, तो the infinitives which do not require to, as they are used after auxiliary verb, so they are called what, they are called bare infinitives. Like you shall accept my proposal. Now here we don't need to accept, we don't need to put any to here. I will to teach him, no, here also we don't need a to. So these all are infinitives, but they are bare infinitives. अब कुछ कुछ verbs के बाद we use the infinitive without to. Some of them are bid, feel, hear, watch, notice, see, let, dare, need, ask advice, allow, beg, compel, command, expect, enable, set, imagine, like, order, tall, vision, want. इनके बाद भी हम to का यूज़ नहीं करते. Like bid him go there, let him play. We don't say that let him to play. So कभी कभी हम infinitives का यूज़ without to भी करते हैं, and they are called infinitive without to or bare infinitive. Now let's see
the different patterns of infinitive, that is how can they be used in a sentence and how can they occur in a sentence. like see, हम लोग सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज वर्ब प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव. वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, like refuse to go, I want to eat. So we see it is verb plus to infinitive. It is verb plus to infinitive. Now second we see it is sometimes it comes after object also, like verb plus object plus to infinitive. He wanted us to go. Us is the object and then to go. He permitted me. Me is the object. After that we have used what? We have used to take. तो सेंटेंस में इस तरीके से भी ये आता है. नाउ आफ्टर क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव, लाइक हाउ टू स्पीक, वेयर टू पास. हम लोग देख रहे हैं आई एम लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग वर्ब है और इसके ठीक बाद एक क्वेश्चन वर्ड एंड देन टू इन्फिनेटिव. तो टू इन्फिनेटिव सेंटेंस में ऐसे भी यूज होता है. एंड फोर्थ वन, इट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस टू इन्फिनेटिव, मतलब इट के बाद वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एंड देन टू इन्फिनेटिव. लाइक इट इज़ डेंजरस टू मूव इन द फॉरेस्ट एट नाइट. इट इज़ डेंजरस टू मूव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव के फॉर्म में भी ये आ सकता है. नेक्स्ट, इट कम्स इन द ऑर्डर ऑफ टू टू इन्फिनेटिव, लाइक ही वॉज टू फैट टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस. टू इन्फिनेटिव, ही वॉज टू नर्वस टू, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस था कि वो कुछ भी बोल पाए. सिक्स्थ इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एनफ प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव, लाइक यू आर रिच एनफ टू हेल्प द सुनामी सफरर्स. ही इज़ वाइज एनफ टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. तो ये थे कि इन्फिनेटिव्स का सेंटेंस में हम लोग किस किस ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं. सो these all are the examples which you should read and try to write the sentences in the same manner if you have to write anything which comes with an infinitive. Now next type of non-finite verb that we are going to study is the gerund. Gerund is very easy to understand. ये infinitive जितना confusing नहीं होता है, it is very easy. So gerund. अब यहाँ पे sentences दिए गए हैं. Walking is a good exercise and swimming is a good sport. Walking और swimming, यहाँ पे वॉकिंग और स्विमिंग ये जो दो वर्ड्स हैं इनमें हम देख सकते हैं दैट देयर इज नाउ देन वी सी अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज द जेरंड. अब जेरंड क्या है? तो जब हम मेन वर्ब में वॉक और स्विम के साथ जब हमने आईएनजी ऐड किया तो ये देयरफॉर लाइक द वर्ब्स, ये हैं तो वर्ब्स जैसे, बट दे आर ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज. अब ये जो वर्ड है ये ना एक वर्ब है बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट. ये एक वर्ब की तरह तो काम कर रहा है बट ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है. सो दे आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ नाउन. तो ये नाउन का वर्क भी करते हैं. सो वी कैन से दैट द जेरंड आर द वर्ड्स विच परफॉर्म लाइक नाउन, which perform like noun, that is subject, that is object in a sentence. ये जो जेरंड है वो वर्ब का तो फंक्शन करेगा, साथ ही साथ सेंटेंस में नाउन की तरह भी आएगा, दैट इज फंक्शन विल फंक्शन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स टू गेट दिस पॉइंट मोर क्लियर. Like you can see gerund, use of gerund to join sentences. So like infinitive and participles, gerund is also to use join sentences. Participles की तरह और infinitives की तरह इसका यूज़ भी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए होता है. बट इन सच केसेस प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर जेरंड. लेकिन ध्यान रहे कि जेरंड के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हमें करना पड़ेगा. लाइक ही प्लेड वेल, ही लॉस्ट द मैच. उसने अच्छा खेला और वो हार गया. In spite of playing well, he lost the game. He coaches the students, he earns much money. He earns much money by coaching the students. तो हमने यहाँ पर क्या देखा
कि जेरेंड्स के ठीक पहले हमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है व्हेन वी हैव टू जॉइन टू सेंटेंसेस। अगर हम इस बात को हटाएं तो हमें सिर्फ इतना ही समझना है दैट gerunds are the words which are verbs though they function as noun in a sentence. Like swimming is a good exercise. अब कोई पूछे कि एक अच्छा एक्सरसाइज क्या है, so the answer will be swimming. So swimming is a word that is coming as a subject in the sentence. It is the noun. Similarly, I love cooking. I love cooking. If I write a sentence like I love cooking. Now if anyone asks what do I love, then the simple answer will be cooking. अब cooking क्या है यहाँ पे? Object, या फिर ये object है, या फिर we can say that it is noun in the sentence. ये noun की तरह आ रहा है. So it is the function of gerund that it comes as a verb or as a noun in a sentence. ठीक है. Next is our participles. और हाँ, जेरंड का हमारा स्ट्रक्चर क्या था? V1 प्लस ING. V1 प्लस ING हमारा स्ट्रक्चर था विच इज ऑल्सो कॉल्ड V4. इन सम ऑफ द विक्स यू विल फाइंड इट रिटन एज V4. हमारा अगला टॉपिक है पार्टिसिपल्स. अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? तो पार्टिसिपल्स होते हैं जो वर्ब भी हों और जो एडजेक्टिव भी हों. मतलब कि जो वर्ब भी हों और एडजेक्टिव भी हों. ये 3 टाइप्स के होते हैं. देयर आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल वी मोस्टली यूज इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस. नाउ पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. ठीक है. तो पार्टिसिपल्स का स्ट्रक्चर होता है दो. या तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज आइदर अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इन सम केसेस दे आर सेम लाइक जेरंड, दैट इज V1 प्लस ING. तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर होता है V3 या फिर V1 प्लस ING. अब बात करते हैं एक एक करके तीनों ही टाइप के पार्टिसिपल्स की. पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ING. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जेरंड का भी स्ट्रक्चर था V4 और पार्टिसिपल का भी है V4, बट द जेरंड एक्टेड एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन, बट पार्टिसिपल विल एक्ट एज एडजेक्टिव. पार्टिसिपल विल एक्ट एज वर्ब एंड एडजेक्टिव. ये नाउन की तरह फंक्शन नहीं करेगा, रेदर दे विल वर्क एज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. लाइक सी, I can hear the girls singing on the stage. I can hear the girls singing on the stage. Do you see the boy riding a pony? So it shows that action is going or it is incomplete. तो पहला तो हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि ये बताता है कि कोई भी फंक्शन इनकम्प्लीट है. सो इट एक्ट्स एज वर्ब. लेकिन जो दूसरा टाइप ऑफ पार्टिसिपल है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, इट डिनोट्स एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड एंड हेंस इन नो लॉन्गर इन प्रोग्रेस. ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो कि अब खत्म हो चुका, ये प्रोग्रेस या कंटिन्यूटी में नहीं है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, ड्रिवन बाय फ्यूरी ही फायर्ड द शॉट. ड्रिवन बाय फ्यूरी ही फायर्ड द शॉट. टेरिफाइड, बिल्कुल घबराया हुआ, द गर्ल हाइड हिमसेल्फ इन द थिक बुशेस. और तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल. इट इज इन्फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैविंग विद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये यूज होता है सेंटेंस में हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में. लाइक हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट. मतलब उसने लिख लिया लेटर तो उसने इसे पोस्ट कर दिया. वर्क को कंप्लीट करने के बाद उसने वो घर चला गया. सो अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कब होता है? ये तो हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल के 3 टाइप थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. बट अब हमें देखना है कि इसका यूज़ कब होता है. नाउ सो क्विकली वी विल ट्राई टू कवर नाउ बिकॉज इट्स गेटिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो. सो वन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्ट्स. पार्टिसिपल का वर्क तब होगा जबकि एक एक्शन खत्म हो चुका हो दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने के पहले, और दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट हो. देयर इज इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन.
The first action takes a period of time in completing and to show reason or cause. Generally, subject in both the clauses is the same, but in few cases, the subject of past participle is different from the subject. Like we use and yes, we use participles to join sentences. Participle का use sentences को join करने के लिए भी होता है. Like you can see, I saw an old man. He was walking very slowly on the road. So we can join the two sentences like I saw an old man walking very slowly on the road. What is participle here? Walking is the participle. The weather was fine. We went out. The weather being fine, we went out. तो participle का यूज sentences को ज्वाइन करने के लिए भी किया जाता है. But once after completing, I will take you to the revision for a very short period of time. Like you can see in this box. यहाँ पे कुछ information है which I should reveal to you कि gerund और present participle दोनों ही ing में end होते हैं. तो इनकी पहचान काफ़ी ज़रूरी है. जेरंड एक वर्बल नाउन है. इसको हम लोग बनाते हैं आईएनजी ऐड करके बेस फॉर्म में, लेकिन इसका फंक्शन कैसा होता है? नाउन की तरह. जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव है. इट इज़ मेड बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. मतलब जेरंड का फंक्शन नाउन की तरह, पार्टिसिपल का फंक्शन एडजेक्टिव की तरह. A gerund must be preceded by a noun or a pronoun in the possessive form. Like we dislike his coming. अब gerund के पहले एक noun या pronoun होना जरूरी है. Following verbs take a gerund after them and not an infinite. Like don't use to run. Like don't stop running. And he succeeded in winning over his enemies. मतलब एक के बाद simultaneous action when we have to show, then we use gerunds. So to show purpose, use for with the gerund. Otherwise purpose is generally, जैसा मैंने पीछे बताया भी था कि purpose used for के लिए हम gerund का यूज़ करते हैं, जबकि purpose सिर्फ purpose के लिए हम लोग infinitive का यूज़ भी कर सकते हैं. Like we use a vehicle for going long distance. For plus gerund showing purpose. जबकि we eat to live. Infinitive showing purpose. तो ये differences हैं by which we can qualify what is an adjective, what is a participle and what is a gerund. I have got a very simple chart to tell you the differences. I would just wait for 2 minutes of yours. I will take just 2 minutes of yours. Like see, verbs के सबसे पहले हमने देखे दो टाइप. पहला finite, दूसरा non finite. Finite जो कि verb वैसे वर्ब जो चेंज होते हैं एज पर द सब्जेक्ट. नॉन फाइनाइट वैसे वर्ब चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. अब फाइनाइट के दो टाइप हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो ट्रांजिटिव, जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो इंट्रांजिटिव. अब दूसरा कि फाइनाइट, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और व्हाट, ये आंसर कौन देगा? नाउन. इस बात को अगर हमने समझ लिया तो लेट्स सी द नेक्स्ट इज दैट फाइनाइट के दो टाइप तो हो गए हमारे. नाउ नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स. नॉन फाइनाइट्स के भी हमारे होते हैं तीन टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. ये दो तरीके के होते हैं, पहला तो विथ टू और दूसरा विदाउट इन्फिनेटिव. मतलब विदाउट टू विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ आता है, इस्तेमाल होता है. जबकि इन्फिनेटिव विथ टू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन, as an object to show what? To show purpose. They are used to show purpose. दूसरा है हमारा gerund, जिसका फॉर्म क्या है? V1 plus ing. और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, नाउन या ऑब्जेक्ट की तरह आता है. नाउ थर्ड इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के तीन टाइप्स हैं. सो बट हियर वी हैव रिटन ओनली टू. सो फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 plus ing स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन ये दोनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं सेंटेंस में. ठीक है. नाउ यू कैन सी इट फ्रॉम द एग्जांपल्स. ही वांट्स टू लर्न. ही वांट्स टू लर्न, इट इज इन्फिनेटिव. स्विमिंग इज फन. नाउ स्विमिंग, व्हाट इज स्विमिंग? What is fun? Swimming is fun. So it is acting as a noun. So it is gerund. Now in this example, I saw a running boy.
मैंने एक दौड़ते लड़के को देखा, कैसा लड़का, सो दौड़ता लड़का, सो इट इज द एडजेक्टिव, सो इट इज पार्टिसिपल. ही हैज sunken eyes, सो इट इज एडजेक्टिव. तो हमने, मैं फिर से बता दूं कि participles act as adjective whereas gerunds act as noun or subject or object. So that is about this lesson. I hope this was quite easy for you to understand. The rest we will discuss in the class. And thank you that you waited till the end of the video. So that's all for today. See you in the next class with question answers and objective exercises. So thanks and goodbye.